आज वेक्टर्स के ना 3-4 क्वेश्चन रह गए, उनको पहले कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मोशन इन 1D में। एग्जाम्पल 1, मैग्नीट्यूड वाइज P का मैग्नीट्यूड, Q का मैग्नीट्यूड और R का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है, और एक तुमसे कहता है P प्लस Q वो R के इक्वल है, और इन दोनों के बीच में θ1 का एंगल है। ये तो पहली कंडीशन हो गई। हाँ, दूसरा, एक तुमसे कहता है P प्लस Q प्लस R वो 0 है, और किस किस के बीच में कह रहा है? P और R के बीच में। अब P और R के बीच में θ2 का एंगल है, तो तुम्हें θ1 एंड θ2 इसमें रिलेशन निकालना कितना होगा। हाँ, अभी कर रहा हूँ बेटा। गुड इवनिंग। देखो, तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, और दो इक्वल मैग्नीट्यूड के उनका जो रिजल्टेंट है वो उसी के इक्वल आ रहा है, उसी के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि P एंड Q के बीच में 120 डिग्री का एंगल रहा होगा ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा क्या कह रहा हूं मैं? P और Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उनसे जो रिजल्टेंट बन रहा है वो भी उसी के इक्वल है, तो वो 120 डिग्री पे आता है ना। अब जब 120 डिग्री होगा तो इसका मतलब जो R होगा वो बिल्कुल मिड से जाएगा ना। ये बताओ, R बिल्कुल मिड से जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ, जाए मिड से जाएगा। इसका मतलब P और R के बीच में जो एंगल बना होगा, θ1 की जो वैल्यू रही होगी वो 60 डिग्री रही होगी। समझ में आ गई बात बेटा? ये बताओ जो है, P और Q का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और उनसे जो रिजल्टेंट बन रहा है वो उसी के इक्वल है, तो वो 120 डिग्री पे आती है कंडीशन। और इस केस में जो रिजल्टेंट होता है बिल्कुल मिड से जाता है, तो इसका मतलब P और R के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना होगा। एक तो ये आ गया। अब क्या है, देखो, तीन इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 आ रहा है। इसका मतलब जब उनको तुम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करोगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? तो एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, और तीसरा वेक्टर ये इस टाइप से होगा। अब हर एंगल 60 डिग्री होगा, लेकिन मुझे दो एंगल्स, दो वेक्टर्स के बीच में निकालना है, तो दो वेक्टर्स के बीच में तुम्हें याद होगा ये वाला एंगल होता था। क्यों ये वाला एंगल होता था? इसका मतलब ये 120 डिग्री होगा। समझ में आया बेटा? ये बताओ जो है, ये 120 डिग्री होगा, ठीक। तो θ2 की वैल्यू कितनी होगी? θ2 की वैल्यू 120 डिग्री होगी। इसका मतलब दोनों के बीच में रिलेशन आ गया कि θ2 की वैल्यू 2θ1 के इक्वल है। समझ में आ गया बेटा क्या कह रहा हूं मैं? तीन वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 है, और तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इसका मतलब जब उनको तुम पॉलीगन लॉ से ऐड करोगे, पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करोगे, तो फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। ये कह लो। अच्छा, सेकंड की एक अल्टरनेट मेथड भी थी। सेकंड की एक अल्टरनेट मेथड भी थी ना। लामी याद करो।
एक बात बताओ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है, और तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये x है, ये x है, ये भी x है। तो तुम्हें लग नहीं रहा फिर ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे? बताओ, ये बताओ, ये तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ, लामी थ्योरम याद आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? ये बताओ, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो तुम चाहे तो इससे भी कर सकते थे ना। हाँ, एनडी ने भी बढ़िया कहा, बिल्कुल सही कहा, एनडी ने भी सही कहा कि अगर एन वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 हो, एन वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, नहीं है, एन वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनका वेक्टर सम 0 हो, तो फिर दो सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री अपॉन 3, इसका मतलब 120 डिग्री बनेगा। ये भी तूने अच्छा कहा। एक क्वेश्चन और है, वही इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और a प्लस बी की जो वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका, वो n टाइम्स a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 हुई ना, इक्वल टू n टाइम्स ये वाली वैल्यू 2a sin थीटा बाई 2 आ गई। समझ में आ रही बात बेटा? ये बताओ, तो 2a से 2a कैंसिल, तो यहां से जो cot थीटा बाई 2 आ रहा है वो n आ रहा है, क्यों? अच्छा, इसमें ना cos इनवर्स साइन इनवर्स के टर्म्स में दिया हुआ आंसर, 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, cot स्क्वायर थीटा बाई 2, जो आंसर दे रखे हैं उसके टर्म में लिख लेता हूं, cot स्क्वायर थीटा बाई 2, ये n स्क्वायर हो जाएगा। और तुम्हें याद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता था। हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एन स्क्वायर हो गया, उल्टा कह गया ना मेरे ख्याल से मैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा मेरे ख्याल से, क्यों? कैलकुलेशन देखना बेटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्यों? इसका मतलब जो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा वो 1 प्लस एन स्क्वायर होगा, क्यों? इसका मतलब कोसेक थीटा बाई 2, ये अंडर रूट 1 प्लस एन स्क्वायर होगा। तो जो साइन थीटा बाई 2 होगा, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही कहीं पे मेरी। 1 अपॉन रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, क्यों? ये हो गया ना। तो यहां से थीटा बाई 2 कितना आया बेटा? जो है थीटा बाई 2 आया साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एन स्क्वायर। कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो गई हो तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एन स्क्वायर, क्यों? ये
मतलब मेन ये था, उसके बाद तो मैनिपुलेशन था, बस हो गया है ना। उसके बाद तो मैथमेटिक्स थी, फिजिक्स तो खत्म हो गई थी कह लो। मेन हमारा ये पॉइंट था बेटा, मेन इस पॉइंट पे था। अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। आंसर इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तुम देखना बेटा, इसका बुक में दिया हुआ आंसर थोड़े से अलग टाइप का है। कहीं पे मेरे को लगता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ मैनिपुलेशन थोड़ा वो हो रहा है। आंसर थोड़े अलग से हुआ है, इसमें जरा देख लेना। आंसर ये दे रखे हैं बेटा, जो है एक बार चेक करोगे तुम लोग, कॉस इनवर्स n-1/n+1 बी, कॉस इनवर्स n² - 1/n² + 1। हाँ, सी, साइन इनवर्स। हाँ देख रहा हूँ। हाँ, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा और उसको बेटर कर देते हैं, रुक जाओ फिर। ये हो गया डी, साइन इनवर्स n² - 1/n² + 1। एक बात बताओ, यहां तक सही है कैलकुलेशन या गलत है बेटा, ये बताओ। नहीं ये बताओ, यहां तक कैलकुलेशन सही चली थी कि गलत थी, बताओ बेटा जो है। अच्छा चलो, इसको तुम जो है ना देखो, ऐसे समझो ना, ये है बेटा, ये देखो, ये θ/2 एंगल मान लिया मैंने, तो ये 1 आ गया, तो ये √ऑफ 1 + n² हो गया, बताओ गोपी, बता बेटा जो है, ये आ गया। तो इसका मतलब ये पाइथागोरस से अगर निकालेगा तो ये मेरे ख्याल से n आ रहा है। ये n आएगा ना, ये आएगा sin θ/2, क्यों? ठीक, लेकिन अभी भी उस फॉर्म में नहीं आएगा। चलो इसको एक बार, क्या बी आंसर आ रहा है? उज्जवल, इसका आंसर क्या दे रखा बेटा जो है? बी है। चलो एक बार तुम ट्राई करना, इसको एक बार इस फॉर्म में लाना, क्योंकि अभी भी उस फॉर्म में नहीं आ रहा। इसको इस फॉर्म में लाने का ट्राई करना बेटा, ये वाले फॉर्म में लाके ट्राई करना, ये वाला पेपर जो है ट्राई करना इसको। ये तुम्हारा होम असाइनमेंट कर दे रहा हूँ, इस फॉर्म में लेके आना और देखते हैं। चल एक बार ट्राई कर लेना, बाकी तो अब चलते हैं अगले उस पर। एक तुम्हें ना ए वेक्टर दिया था, और इसको फिर तुम डेल्टा थीटा टर्न कर देते हो। तो छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ये बताओ कि डेल्टा ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, बताओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ए का मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहा ना बेटा जो है, ए का मैग्नीट्यूड फिक्स रहा है, इसका मतलब डेल्टा ऑफ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। और दूसरी बात आ जाओ, अब ये बताओ डेल्टा ए ये कितना होगा? एग्जैक्टली, इसको ऐसे लिख लो, 2 ए का मैग्नीट्यूड क्यों इंटू साइन डेल्टा θ/2, ये कह लो। ये दोनों में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बता बेटा। एनडी, एनडी ये समझ में आ रहा है, ए के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा,
नहीं है, ए के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होगा वो तो 0 होगा, लेकिन अगर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस देखोगे तो फिर वो ट्वाइस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ये हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। A1 और A2 ये यूनिट वेक्टर्स दिए थे, और तुम्हें अब जल्दी से बताना, तुम बता देते वैसे। अब A1 प्लस A2 का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है, तो बताओ इन दोनों के बीच में इसका मतलब कितना एंगल रहा होगा? गुड, 60 डिग्री। 0 डिग्री पे डबल, 60 डिग्री पे √3 टाइम्स, 90 डिग्री पे √2 टाइम्स, 120 डिग्री पे वही वैल्यू, और 180 डिग्री पे 0 वैल्यू। ये हो गया। उसके बाद तो फिर सिंपल था, फिर तुमसे पूछा था A1 माइनस A2 डॉट प्रोडक्ट 2A1 प्लस A2, इसकी वैल्यू पूछी थी कितनी होगी। तो देखो, सबसे पहले 2A1 डॉट A1, तो इसका मतलब 2A1 का स्क्वायर, कोई डाउट? ये हो गया। फिर हो गया A1 डॉट A2, इसका मतलब प्लस A1 A2 cos 60 डिग्री, फिर माइनस 2A1 A2 cos 60 डिग्री, बता देना जहां पे समझ में नहीं आएगा बेटा जो है, और लास्ट में माइनस A2 का स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ, ये समझ में आया? A1 डॉट 2A1, तो इसका मतलब 2A1 स्क्वायर हो गया, ये हो गया। लेकिन अब इसमें A1 A2 सब 1 रख दो ना, बस हो गया। A1 इक्वल टू A2, ये यूनिट वेक्टर थे तो इसका मतलब 1 आ गया कि नहीं आ गया, ये कह लो। और वेक्टर्स में एक चीज ध्यान रखना, जब मैं अगर A ऐसे लिखता हूं तो फिर ये पूरा वेक्टर है, और अगर मैं सिर्फ A लिख दे रहा हूं मान लो, तो फिर इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मैं A के ऊपर पूरा साइन लगा रहा हूँ तो पूरा वेक्टर हो गया, और वैसे ही छोड़ दिया तो मैग्नीट्यूड हो गया। क्या देख लेना, ये देखो 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये हाफ आ गया, वो मेरे ख्याल से 1 आ गया, और फिर -1 आ गया। क्यों? ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से 1/2 आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और, उसके बाद चलते हैं मोशन में। A प्लस B प्लस C, ये 0 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में 150 डिग्री का एंगल है, और इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तो तुम्हें A/B/C निकालना है। तीन का वेक्टर सम 0 हो तो लामी भी लगा सकते हो, और अगर पॉलीगन लॉ से ऐड करोगे तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, और अगर तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फिर जो एनडी ने बताया था वो वाला भी लग जाएगा, 360 डिग्री अपॉन एन। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ गोपी? गोपी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा? जो है सुन, तीन वेक्टर्स का अगर वेक्टर सम 0 है तो लामी लगा दो, या उनको अगर पॉलीगन लॉ से ऐड करोगे तो ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो फिर जो एनडी ने बोला था वो लगा दो, 360 डिग्री अपॉन एन वाला वो कंसेप्ट लग जाएगा।
तो यहाँ पे बाय द वे नाम ही लगा देते हैं, क्यों? तो वो बेटर रहेगा। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए और बी के बीच में 150, बी और सी के बीच में 120, तो ये 90 आ गया, क्यों? ये हो गया ना। अब उसके बाद तुम्हें याद होगा ए अपॉन ये वाला एंगल आता है, क्यों? साइन 120, और साइन 120 साइन 60 भी होगा, क्यों? साइन 120 साइन 60 भी होगा, तो √3/2 आ गया, इक्वल टू बी अपॉन ये वाला एंगल साइन 91 इक्वल टू सी अपॉन साइन 150, और साइन 150 का मतलब साइन 30 भी, और ये हाफ आ गया, क्यों? अब तुम्हें मालूम है इसमें रेशियो कैसे निकालते हैं? फिर ए और बी और सी का रेशियो कैसे निकालते हैं पता है? ऐसे अगर देखिए तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा जो है, इसको तुम ना कुछ भी कह दो, एक्स कह दो, मान लो कभी ऐसा हो तुम्हें रेशियो निकालना हो तो इसको एक्स कह दो। तो अब ये बताओ ए की जो वैल्यू आ गई वो √3/2 एक्स आ गई, बी की जो वैल्यू आ गई वो 1 × x आ गई, और सी की जो वैल्यू आ गई वो 1/2 × x आ गई। बताओ समझ में आई बात बेटा क्या कह रहा हूं मैं? अगर मान लो इस टाइप की कोई अगर मान लो इक्वेशन तुम्हें मिलती है और तुम्हें रेशियो निकालना होता है, फिर तो तुम रेशियो कैसे निकाल सकते हो? उसको एक्स एज्यूम कर लिया तुमने जो है। तो अब ये बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी वो कितना हो गया बताओ? √3/2, एक्स तो कैंसिल हो गया ना, 1/2। लेकिन अभी इस रेशियो में मजा नहीं आया, तो इस रेशियो को मजा लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? इस रेशियो में मजा लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेशियो कितना हो गया होता? √3/2 1। गोपी तेरे बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा बताओ जो है, समझ में आ गई? ठीक, तो ये हमारा वेक्टर्स हो गया कंप्लीट। अब तुम वेक्टर्स के आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम चलते हैं मोशन इन 1D। ये सुनो, मोशन इन 1D। पहले एक काम करते हैं कि ना कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो पूरे उसमें यूज होंगे, हमारे मोशन में पूरे उसमें यूज होंगे, वो कर लेते हैं। जनरल पॉइंट्स, सबसे पहले चलते हैं पोजीशन में। ये बताओ कि अगर केवल 1D मोशन हो रहा है, 1D का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है बेटा, ध्यान रखना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई, तो मैं किसी पार्टिकल की पोजीशन को हाँ केवल x या केवल y या केवल z इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। नहीं, अगर 1D मोशन हो रहा है मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो मैं बताऊं केवल x या केवल y या केवल z से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक, तो नॉर्मली हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर केस में x से करते हैं। अगर मान लो 2D मोशन हो रहा है, मींस मोशन इन प्लेन हो रहा है, मोशन इन प्लेन हो रहा है। हाँ,
तो फिर हमें एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट देने होंगे। क्यों? उस केस में पोजीशन के लिए अभी आएगा, अभी अभी बताता हूँ उज्जवल, बता रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मैं पोजीशन की बात आ रहा हूँ, मैं अभी पोजीशन की बात आ रहा हूँ कि अगर मान लो मैं 1D मोशन की बात कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूँ जो है, ठीक है, तो पोजीशन में मैं केवल एक्स से काम चला सकता हूँ ना, बस हो गया, केवल एक्स से मेरा काम चल सकता है, ये कह रहा हूँ जो है। अब 2D मोशन में मैं दो कोऑर्डिनेट से काम चला सकता हूँ, एक्स और वाई से। अभी पोजीशन की बात की है ना मैंने, देखिए अभी तो मैं सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ये कह लीजिए। और अगर मान ले पूरा 3D मोशन चल रहा है, मतलब पूरा स्पेस में चल रहा है कह लो जो है, तो फिर पोजीशन में तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड। तो ये तो एक छोटी सी बात आ गई कि क्या है क्या। अब चलते हैं दूसरी बात। उसके बाद तुम्हें याद होगा पोजीशन वेक्टर होता था। वन डी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 2D या फिर 3D में कह लो, पोजीशन वेक्टर को मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये भी ठीक हो गया ना? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी खाली पोजीशन या पोजीशन वेक्टर में आ रहा हूँ मैं, ध्यान रखना बेटा जो है कि अगर 1D मोशन चल रहा है तो एक्स से चल जाएगा, 2D में एक्स वाई, 3D में एक्स वाई जेड, और पोजीशन वेक्टर में आ जाऊं तो 1D में तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, 2D और 3D में फिर ये हो जाएंगे क्या जो है। ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरी बात। अब उज्जवल जो तू कह रहा था वो बात बेटा जो है, अब ये बताओ कि अगर बॉडी मोशन में हो, बॉडी इज इन मोशन, तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन या पोजीशन वेक्टर, पोजीशन और पोजीशन वेक्टर, ये बताओ ये चेंज होंगे या नहीं होंगे, बताओ। नहीं, अगर बॉडी मोशन में है तो पोजीशन या पोजीशन वेक्टर चेंज होंगे या नहीं होंगे, बताओ जो है। चेंज होंगे। चेंज होने का मतलब यह है कि अलग अलग टाइम पे उनकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। क्यों? नहीं बताओ जो है, देयरफॉर वैल्यूज आर डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स। या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनकी जो वैल्यू जो टाइम का फंक्शन होगी, बताओ ये कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, बताओ ये बताओ, इसका मतलब वो टाइम का फंक्शन होगा बेटा, ये बताओ ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। देयरफॉर तुम कह सकते हो कि वैल्यूज आर फंक्शंस ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। पोजीशन या पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पोजीशन या पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहे होंगे, या ये कह सकता हूँ कि वो टाइम के फंक्शन होंगे। तो फाइनली मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे एक्स भी फंक्शन का टाइम हो गया, वाई टाइम का फंक्शन हो गया, जेड टाइम का फंक्शन हो गया, और जो पोजीशन वेक्टर है ये भी फिर टाइम के फंक्शन हो गए, ये क्या।
अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब जो पार्टिकल कोई पाथ जो फॉलो करता है वो ना दो टाइप का होता है बेटा जो है। एक तो रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, और एक कर्व बात हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्यों? ठीक है ना, दो ही टाइप के पाथ तो फॉलो कर सकते हो आप, या तो रेक्टिलिनियर करोगे या फिर कर्व पाथ करोगे। ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं पांचवी बात। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, छोटी सी बात है। एक्चुअल में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है बेटा जो है। इसका एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना, एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं है बेटा जो है, नो रिलेशन विद एक्सीलरेशन। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है, ध्यान रखना बेटा जो है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, उसका एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे एक छोटा पॉइंट देखो जो है, एग्जाम स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, मान लो मैं लिखता हूं चिंटू इज मूविंग ड्यू ईस्ट। तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है बताओ? ये होगा, इससे तुम्हें क्या पता चला, इस स्टेटमेंट से तुम्हें क्या पता चला बेटा जो है कि इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ चिंटू है, हाँ, इससे केवल तुम्हें ये पता चला कि देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ चिंटू वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ये कह लो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक्सीलरेशन से कोई मतलब नहीं है बेटा जो है। अब बात आती है कि एक्सीलरेशन का क्या हुआ फिर? समझ गए ना, अब तुम कह सकते हो फिर सर एक्सीलरेशन का क्या हुआ? तो सीधी सी बात है, जिधर को नेट फोर्स होगा उधर को एक्सीलरेशन होगा, बस हो गया। एफ इक्वल टू एम ए पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमने, ये बताओ। एफ इक्वल टू एम ए पढ़ा होगा ना बेटा जो है, तो बस हो गया। एक्सेलेशन किधर को होगा बताओ जो है, जिधर को नेट फोर्स होगा, तो एक्सेलेशन जो होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। समझ में आ गई बात, नहीं आई बेटा, ये बताओ जो है, पॉइंट समझ में आई? अच्छा एक चीज और भी है इसमें ना, यहाँ पे जो मैंने ये बताया था ना, कर्व पाथ को, इसको कर्वी लीनियर पाथ भी कहते हैं बेटा, ध्यान रखना, कर्वी लीनियर पाथ, ये भी इसको बोलते हैं। अब चलते हैं सेवंथ पॉइंट। इन कर्वी लीनियर पाथ,
किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल में होगी, बस हो गया। समझ ना, स्ट्रेट लाइन में तो चलो फिक्स ही है ना वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो कर्वी लीनियर पाथ में वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वो पाथ के टेंजेंशियल होगी। जैसे मान लो ऐसे जा रहा है कोई पार्टिकल और मैं कहता हूं यहाँ पे वेलोसिटी किधर को है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर को है, इसका मतलब जैसे ये 1 है तो ये वेलोसिटी ऑफ 1 हो गई। यहाँ पे मान लो मैं कहता हूँ तो वेलोसिटी फिर इधर को आ गई। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किसी भी कर्वी लीनियर पाथ में किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, क्यों, किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो पाथ के क्या होती है, टेंजेंशियल होती है। अब तुम कहोगे सर एक्सीलरेशन का क्या हुआ, तो फिर मैं तो सोच में पड़ जाऊंगा बेटा जो है। तो मैं तुमसे कहूंगा कि नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओ मेरे को जो है, नहीं है तब मैं बता पाऊंगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन के लिए तुम्हें क्या चाहिए बताओ जो है, तुम्हें ये चाहिए कि F1 किधर को है और F2 किधर को है। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा बताओ। मोशन की डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। और कर्वी लीनियर पाथ का मतलब जो पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है और किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर तुम्हें एक्सेलेरेशन निकालना है तो फिर तुम ये कह सकते हो कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ भाई मेरे को जो है, जिधर को फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी। अब जैसे एग्जांपल देखो तब क्लियर होगा। जैसे तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन तो देखा होगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो किसी पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका तो तुमने ये देखा होगा ना ऐसे गिरता है बेटा जो है, क्यों, ये हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ऐसे है, ये 1 कह दे रहा हूँ, ये V1 हो गया। यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर को है, यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर को है। तो मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ गया होगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये O कह लो तो ये VO आ गया। अब सुनो, जब तक पार्टिकल एयर में रहेगा, ठीक है ना, जब तक पार्टिकल एयर में रहेगा, हाँ, तो उसका एक्सीलरेशन ये बताओ कि नीचे को होगा कि नहीं होगा, तो जी रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा, हाँ, मतलब फोर्स नीचे लगेगा तो एक्सीलरेशन भी नीचे लगेगा। इसका मतलब यहां भी एक्सीलरेशन नीचे को है, 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 एंड सो ऑन कह लो। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस पर फोर्स नीचे को लगा हुआ है ना बेटा, हमेशा फोर्स नीचे को लगा हुआ है, क्यों, फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। और बाय द वे वो कौन सा फोर्स है, वो वेट है, क्यों, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी हमेशा क्या होगा, नीचे को होगा, ये कह लो। अब चलते हैं 8th पॉइंट। अपने आप तुम्हें फील आएगा, ध्यान रखना बेटा जो है, अगर V और A के बीच में थीटा अगर एक्यूट हो और ऑब्ट्यूज हो,
तो पहले तो ये बताओ कि v डॉट ए क्या बनना चाहिए। बताओ, अगर v और a के बीच में जो एंगल है वो मान लो एक्यूट है, तो v डॉट ए क्या बनना चाहिए बेटा, जो है ये पॉजिटिव बनना चाहिए। और एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि अगर दोनों के बीच में, हाँ दोनों के बीच में अगर एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब उसमें स्पीड बढ़ रही है। बताओ ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, पहले ये बताओ, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, ये फील आया बेटा, जो है ये बढ़ रही है। और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो v डॉट ए, इसका मतलब नेगेटिव होगा, इसका मतलब स्पीड कम हो रही होगी। क्यों? समझ में आ रही होगी ना बात? ठीक, अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो। तुम एक बात बताओ, जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा था, तो जरा देखना ये एंगल क्या बन रहा है बेटा, ये बताओ। ये बताओ, ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज बन रहा है। और अभी मैंने क्या बताया, जरा बताओ, जो है अभी मैंने क्या बताया, मैंने तुमसे ये कहा कि इसका मतलब अभी स्पीड क्या हो रही होगी, बताओ जो है अभी स्पीड कम हो रही होगी। तो लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुम्हें? बताओ बेटा, जो है ये हो गया। और जब ये नीचे आ रहा है, जरा देखो, जब ये नीचे आ रहा है बेटा, ये देखो, तो यहाँ पे एंगल देखो थीटा क्या बन रहा है, यहाँ पे थीटा एक्यूट बन रहा है। इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि सर जो बात करते हैं वो सही करते हैं, खाली हवा में नहीं मारते, जो है ना ऐसे कह दिया कुछ भी कह दिया, है ना, और हवा में मार देते, कुछ भी हवा में मार देते। तो यहाँ से विश्वास हो गया कि नहीं हो गया, बताओ बेटा, जो है ये कह। अब सुनो क्या है, मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा, हाँ, उससे तुम्हें और थोड़ा वो होगा। तुम्हें डायरेक्शंस ऑफ वी एंड ए बतानी है, बस हो गया। जो मैं स्टेटमेंट लूंगा केवल डायरेक्शन बतानी है, बस हो गया। और उसमें भी ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, अप या डाउन ये कर दूंगा। स्टेटमेंट वन, अ लिफ्ट इज ascending with decreasing speed। बताओ तुम्हें बी की डायरेक्शन क्या लग रही है और ए की डायरेक्शन क्या लग रही है, बताओ, दिमाग लगाओ। नहीं, थोड़ा सा हो सकता है तो इंग्लिश में मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो रहा होगा। असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना होता है बेटा, जो है असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना होता है। क्यों ऊपर जाना होता है? तो ये ऊपर को हो गई, वेलोसिटी ऊपर को हो गई, लेकिन उसकी स्पीड कम हो रही है। समझ गए ना, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन डाउन में रहा होगा ना फिर। हाँ, बिकॉज स्पीड कम हो रही है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जो है गोपी, समझ में आ गया बेटा, जो है एक और बताना। हाँ, वही मुझे लग रहा था तेरे को इंग्लिश में कंफ्यूजन हो गया होगा। A lift is descending with increasing speed।
अब बताओ v क्या है, a क्या है? हाँ, v भी डाउन और a भी डाउन। तो मेरे ख्याल से ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हम पूरी फिजिक्स में कह लो काइनेटिक्स में यूज करेंगे बेटा, जो है कि मोशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर को होती है जहां पर नेट फोर्स होता है। दूसरा मैंने तुमसे कहा अगर v और a वेक्टर के बीच में तुम्हें अगर एक्यूट एंगल दिख रहा है तो पहली बात तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में आएगा और स्पीड बढ़ रही होगी, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा तो डॉट प्रोडक्ट माइनस में आएगा और स्पीड कम हो रही होगी। ये कुछ पॉइंट थे। और एक चीज मैंने बताई कि पोजीशन के लिए क्या हो सकता है, 1D में सिर्फ एक्स से काम चल सकता है, प्लेन में एक्स वाई से चल सकता है और स्पेस में एक्स वाई जेड से चल सकता है। और पोजीशन वेक्टर 1D में रिक्वायरमेंट होती नहीं है, 2D और 3D में होती है। तो कोऑर्डिनेट्स के आगे आई कैप जे कैप और के कैप लगाते चले जाओ, ये मैंने बताया था तुम्हें। और तो कुछ था नहीं। हाँ, एक ये था कि अगर कोई चीज मोशन में है, मान लो नहीं कोई भी चीज अगर मोशन में है तो इसका मतलब उसका पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं या फिर वो टाइम के फंक्शन है, ये कह लो। ये हो गया। अब हम सबसे पहले चलते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस में। बेसिक डेफिनेशंस। कुछ हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं तो उसको जस्ट वो कर दे रहा हूं। पहला पोजीशन में ऑलरेडी बता ही चुका हूं तुम्हें। पोजीशन का मतलब क्या होता है। दूसरा, पोजीशन वेक्टर, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। क्यों, पोजीशन वेक्टर भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बचपन से पढ़ते ही होगे, फिर भी एक बार करवा दे रहा हूं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि मान लो आप घूमते घूमते यहां चले गए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो डिस्टेंस हो गई वो तो एक्चुअल में ए बी सी पाथ हो जाती है। क्यों, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है प्रॉपर वेक्टर होता है ना बेटा, जो है क्यों, ये हो गया ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हो गया क्यों, ये हो गया। तो एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, जो है एस को क्या लिख सकता हूँ, देखो एस को मैं ए सी भी लिख सकता हूँ। क्यों, और तुम्हें याद है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल भी लिख सकता हूँ। याद आ रहा बेटा, जो है ये बताओ, जो है ये भी लिख सकता हूँ। और इसको मैं आर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए भी लिख सकता हूँ। बताओ इसमें कोई डाउट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। और एक चीज और, एस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए सी होगा, ये भी क्लियर, छोटी सी बात है। और जो एस का मैग्नीट्यूड होता है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। क्यों, नहीं होता, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। और ये इक्वल कब होता है जरा बताओ। हाँ, एस का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल कब होता है, ये तब होता है जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, और साथ में एक कंडीशन और भी है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए ना। भाई स्ट्रेट लाइन में मैं ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, फिर तो अलग हो जाएगा ना बेटा, जो है स्ट्रेट लाइन के साथ में ये भी होना चाहिए कि डायरेक्शन शुड नॉट चेंज। क्यों, डायरेक्शन
शुड नॉट चेंज। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच पॉइंट है बेटा जो है, अगर 1D मोशन है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, तो तुम्हें याद है मैंने बहुत पहले बताया था एक बार कि हम एक तो वेक्टर लिबर्टी ले सकते हैं। वेक्टर्स को हम लोग स्केलर्स की तरह दिखा सकते हैं, क्यों नहीं? ये वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह दिखा सकते हैं, ऐसे कह लो। दूसरी बात, पोजीशन में सिर्फ एक्स से काम चल सकता है, क्यों? पोजीशन में सिर्फ एक्स से काम चल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं एस को सिर्फ ये कह सकता हूं कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल कह सकता हूं। ये बात बताओ क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बताओ बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जो है कि अगर मान लो 1D मोशन चल रहा है तो 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन हो गई, तो एक तो वेक्टर लिबर्टी ले लेंगे हम जो है, पोजीशन को सिर्फ हम एक्स से काम कर सकते हैं, और ये हो गया। एक छोटा सा जैसे पॉइंट देखो, एग्जाम्पल, मान लो ये एक्स एक्सिस है, हाँ, ये ओरिजिन है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट +5 है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट -4 है मान लो। अब मैं सपोज करो यहां से यहां चला जाता हूँ, हाँ, तो अगर मैं इसमें एस निकालता, देखो, तो मैं ऐसे लिखता ना, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये लिखता कि नहीं लिखता? बताओ। अगर मैं इसमें एस लिखता तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल लिखता कि नहीं लिखता? बताओ जो है। और एक्स फाइनल कितना है देखो, -4, और एक्स इनिशियल हो गया -5, तो -9 हो गया, क्यों? तुम्हें लग भी रहा होगा, सही लग रहा होगा कि s इक्वल टू -9 नहीं लग रहा बेटा? ये बताओ जो है, इसका मतलब इधर को डिस्प्लेसमेंट है, नहीं? बताओ जो है, यहाँ पे तुम्हें लग भी रहा होगा s इक्वल टू -9, ये तुम्हें लग भी रहा होगा, क्यों? लॉजिकल भी लग रहा होगा ना तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट -9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ जो है। और एक छोटी सी बात मैं कई बार तुम्हें फिर से रिपीट करूंगा कि s एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ध्यान रखना, x एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें जो माइनस साइन आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी वेक्टर में माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ जो है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये कह लो, यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कहा था कि हम इसको प्लस डायरेक्शन लेते हैं और इसको माइनस डायरेक्शन लेते हैं, तो ठीक हो गया, वो उधर की डायरेक्शन में हो गया, बस हो गया, वही अपोजिट डायरेक्शन कुछ भी कह ले जो है, एंडिंग। समझ में आ गई बात? बता बेटा जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये क्लियर है कि नहीं है? बताओ जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो क्लियर होगा ना बिल्कुल जो है, ठीक। अब चलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्चुअल में दो टाइप की होती है ना, एक होती है इंस्टेंटेनियस, और एक होती है एवरेज। वैसे इंस्टेंटेनियस को मुझे VI दिखाना था, लेकिन मैं इसी को एक्चुअल में V दिखा देता हूँ, हाँ, ध्यान रखना, ये कह लो, और एवरेज वेलोसिटी को मैं V एवरेज से दिखाऊंगा।
तो पहले वी आई और वी को पढ़ लेते हैं। इसका मतलब किसी इंस्टेंट पे हो गया, क्यों? हाँ, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट कह लो, क्यों? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। दूसरी बात, ये वाली जो वेलोसिटी होती है वो डी एस बाई डी टी, या तुम चाहो तो डी आर बाई डी टी भी कर सकते हो। और अगर 1D है तो फिर वही हम वेक्टर लिबर्टी ले लेते हैं, क्यों? अब वेक्टर लिबर्टी को मैं वीएल से दिखा दूंगा, मतलब वो वेक्टर का साइन वगैरह सब हटा दो, सब कुछ हटा दो। तो इस केस में जो v होगा वो सीधे सीधे डी एस बाई डी टी या डी आर बाई डी टी। लेकिन मैंने तुमसे कहा था यहाँ पे पोजीशन हम सिर्फ x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसका मतलब dx बाई डी टी कहोगे तो ज्यादा बेटर है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, वैसे बाय द वे इसको क्या बोलते हैं, जरा मैं इसका नाम भी दे देता हूँ बेटा जो है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ध्यान रखना बेटा जो है, इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसी टाइप से इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर कह दे रहा हूं, क्यों? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। और रेट का मतलब क्या होता है जानते हो बेटा जो है? रेट का मतलब ऐसे होता क्या बताओ जो है? चेंज पर सेकेंड। हाँ, चेंज पर सेकेंड ये कह लो। अब आज एक कंसेप्चुअल पॉइंट यहां पे पढ़ेंगे हम, उसके बाद लेक्चर आज का हो जाएगा खत्म। ठीक, वो क्या? देखो, एस और आर ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं बेटा जो है। दो सेम वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना बेटा जो है, दो अलग अलग वेक्टर हैं। तो फिर हमने v को ऐसा क्यों लिख लिया? ds बाई डी टी या dr बाई डी टी क्यों लिख लिया? ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई s वेक्टर और r वेक्टर तो दो अलग अलग चीज है ना। तो फिर हमने v को ds बाई डी टी भी कह दे रहे हैं, dr बाई डी टी भी कह दे रहे हैं, तो ये क्यों कर दे रहे हैं जो है वो सुनो। जैसे तुम एक बार बताओ कि मान लो ना t इक्वल टू 0 पे तुम यहाँ पे थे बेटा, और t इक्वल टू टी पे मान लो यहाँ पहुंच गया, ये r इनिशियल है और ये r फाइनल है, या r एट टाइम t है, या इसी को मैं r कह दे रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है बेटा? तीन अलग अलग नाम है, r फाइनल, r एट टाइम t या r, और ये s है। अब तीन वेक्टर आ गए, r इनिशियल, s और r। तो अब ये बताओ कि अगर बॉडी मूव कर रही है
बॉडी इन मोशन। तो इनमें से जरा बताओ कौन कौन से वेक्टर्स चेंज हो रहे हैं और कौन से फिक्स हैं, बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कौन से वेक्टर्स चेंज हो रहे हैं और कौन से फिक्स हैं बेटा, बताओ। अगर बॉडी मूव कर रही है तो इनमें से कौन से वेक्टर चेंज हो रहे हैं और कौन से फिक्स हैं, बताओ, जरा दिमाग लगाओ। ये दोनों चेंज हो रहे हैं, अगर देखोगे तो ये दोनों चेंज हो रहे हैं बेटा जो है। क्योंकि जब थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहां आ जाएगा बेटा जो है, लेकिन ये वाला वेक्टर तो फिक्स है ना, ये थोड़ी चेंज होगा, ये बताओ, मोशन से ये थोड़ी फिक्स होगा बेटा जी, ये तो फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ जो है। और अब जरा याद करो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता था, एस वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। बताओ ये क्लियर है या नहीं है, बताओ बेटा इसमें। बताओ ये क्लियर है ना, एस वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। अब मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डी एस बाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर इनिशियल। हाँ, लेकिन ये वैल्यू जीरो आएगी, क्यों बताओ, ये वैल्यू जीरो क्यों आएगी बताओ। हाँ, बिकॉज आर इनिशियल जो वेक्टर है वो जीरो है, बस ये कह लो। अब समझ में आ गया बेटा जो है कि डी एस बाई डी टी और डी आर बाई डी टी वैक्टर इक्वल क्यों होते हैं जो है, डी एस बाई डी टी वैक्टर और डी आर बाई डी टी वैक्टर इक्वल क्यों होते हैं, समझ में आ गया। ठीक, ये था। बाकी चलो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।